चलिए अब हम लोग देखते हैं बहुत ठाठ से ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी देख रहे हैं किस क्लास का? क्लास 10। किसका देख रहे हैं? क्लास 10। और कैवा चैप्टर देख रहे हैं? चैप्टर नंबर 11। और उस चैप्टर का नाम है मानचित्र अध्ययन। क्या नाम है? मानचित्र अध्ययन। इस चैप्टरवा का नाम है मेरे भाई मानचित्र अध्ययन। क्या नाम है? मानचित्र अध्ययन। और एक चीज और लिखा हुआ है, देखिएगा बगल में, मानचित्र अध्ययनवा के बगल में लिखा हुआ है कोष्ट में उच्चावच प्रदर्शन है लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? उच्चावच प्रदर्शन। उच्चावच प्रदर्शन, उच्चावच प्रदर्शन ये लिखा हुआ है। तो हम लोग इसी को आज देख लेते हैं बढ़िया से। तो देखिए उच्चावच प्रदर्शन किसे कहेंगे, पहले इसी को समझ लीजिए। तो देखिए धरातल पर स्थित, कहां पे? धरातल पर। धरातल बोले तो ये जो जमीन है हम लोगों का, पृथ्वी है, तो धरातल हो गया। तो धरातल पर स्थित त्रिविमीय आकृति। त्रिविमीय किसको कहेंगे? तो त्रिविमीय कहेंगे 3 डायमेंशनल, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं, जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो। हम लोग अगर किसी चीज को बोर्ड पर लिखते हैं तो उसमें ऊंचाई नहीं मिल पाती है, लंबाई चौड़ाई तो मिल जाती है लेकिन उसकी ऊंचाई नहीं मिल पाती है। समझे कि नहीं? तो याद रखिएगा, जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो, वैसे चित्र को क्या हम लोग बोलते हैं? 3 डायमेंशनल, यानी कि त्रिविमीय। क्या बोलेंगे उसको? त्रिविमीय। तो हम अभी उच्चावच प्रदर्शन किसे कहेंगे इसके बारे में बता रहे थे। तो फिर से इसको समझने की कोशिश कीजिए कि धरातल पर स्थित त्रिविमीय आकृति को, त्रिविमीय आकृति को समतल सतह पर प्रदर्शन करना, समतल सतह पर प्रदर्शन करना उच्चावच प्रदर्शन कहलाता है। आगे समझ में अब? फिर से समझ लीजिए, उच्चावच प्रदर्शन किसे कहेंगे? आपसे कोई पूछेगा तो क्या बताइएगा? उच्चावच प्रदर्शन, उच्चावच प्रदर्शन। तो हम लोग किसी चीज को लेंगे तो धरातल पर का चीज होगा। तो धरातल पर स्थित, धरातल पर स्थित धरातल पर स्थित, देखिए ध्यान से, धरातल पर स्थित त्रिविमीय आकृति को, त्रिविमीय आकृति को, त्रिविमीय आकृति को, त्रिविमीय आकृति को हम लोग क्या करेंगे? समतल सतह पर प्रदर्शन करना, समतल सतह पर प्रदर्शन करना, समतल सतह पर प्रदर्शन करना। समतल सतह पर प्रदर्शन करना, समतल सतह पर प्रदर्शन करना क्या कहलाता है? जल्दी से बताइए। उच्चावच प्रदर्शन कहलाता है, उच्चावच प्रदर्शन कहलाता है, कहलाता है, उच्चावच प्रदर्शन कहलाता है। समझ में आ रही है बात? तो आपसे पूछा जाएगा कि उच्चावच प्रदर्शन किसे कहते हैं, तो आप लोग जवाब दीजिएगा कि नहीं? जवाब दे दीजिएगा। तो बिल्कुल आप लोग जवाब दे दीजिएगा बढ़िया से, कोई दिक्कत? धरातल पर स्थित त्रिविमीय आकृति के समतल को आपसे पूछा जाएगा कि सर त्रिविमीय क्या है। देखिए त्रिविमीय को आप बोलिएगा, त्रिविमीय इसी को बोलते हैं 3 डायमेंशनल 3D। क्या बोलते हैं? 3D। 3 चीज रहना चाहिए इसमें, डायमेंशनल में क्या चीज रहना चाहिए? 3 चीज, लंबाई, चौड़ाई और
ऊंचाई। लेकिन जब आप समतल सतह पर प्रदर्शन कीजिएगा तो या तो बोर्ड पर कीजिएगा, नहीं तो कॉपी पर कीजिएगा, यही सब चीज पर न कीजिएगा। तो लंबाई को तो आप दिखा सकते हैं, चौड़ाई को तो दिखा सकते हैं, लेकिन क्या आप ऊंचाई को दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते हैं। तो कोई कल्पना करके दिखाते हैं, है कि नहीं? तो हम लोग याद रखिएगा इस बात को कि हम लोग कैसे दिखाते हैं उस पर। तो हम लोग समतल सतल पर, यहां लिखे होंगे समतल सतह पर 3D भी चीज को 2D में दिखाते हैं। किसमें दिखाते हैं? 2D में। यानी कि ये जो समतल सतह है इसको हम जरा सा घेर रहे हैं, इसीलिए देखिए ध्यान से, समतल सतह है लेकिन हम घेर रहे हैं इसको इसलिए कि अरे समतल सतह है, देख रहे हैं ना ध्यान से, समतल सतह है, समतल हम बोल रहे हैं लेकिन इसको हम दिखाएंगे कैसे? 2D में। यानी कि दुए चीज दिखाएंगे, 3D इस पर दिखाई नहीं दे पाएगा, समझे कि नहीं? तो 3D को 2D में हम लोग प्रदर्शित करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उच्चावच प्रदर्शन कहते हैं, समझे कि नहीं? उच्चावच प्रदर्शन में इस बात का ध्यान दीजिएगा, उच्चावच प्रदर्शन में आप किसी भी चीज को चित्र से नहीं दिखा सकते हैं, चित्र से आप उसको नहीं इंगित कर सकते हैं, यानी कि चित्र का प्रयोग नहीं करना है, चित्र से आपको दिखाना ही नहीं है। आपको जब भी किसी चीज को, जैसे पर्वत है तो पर्वत को चित्र बना करके, पहाड़ बना करके ऐसे नहीं दिखाना है, चित्र से नहीं, संकेत से। कैसे दिखाना है? संकेत से। कैसे दिखाना है? संकेत से। कैसे दिखाना है? संकेत का यूज करते हैं। तो उच्चावच प्रदर्शन में किसका प्रयोग होता है? चित्र का कि संकेत का? तो संकेत का। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। धरातल पर आप देखिएगा कौन कौन सी चीजें हैं, धरातल पर देखिए कौन कौन सी चीजें हैं। तो धरातल पर की अगर बात कीजिएगा, धरातल पर आपको बहुत सारे चीज मिल जाएंगे। धरातल पर आपको पर्वत मिल जाएगा, और क्या मिलेगा? पठार मिल जाएगा, और क्या मिलेगा? तो घाटी मिल जाएगा, और क्या मिलेगा? तो आपको समतल मैदान मिलेंगे। क्या मिलेंगे? समतल मैदान। यही ना मिल सकता है जी। अब देखिए इसको, इसी चीज को जहां पे सब कुछ विद्यमान हो, उच्चावच का मतलब होता है ऊंचा नीचा, है ना, समतल, उबड़ खाबड़, गड्ढा, यही सब चीज ना। जैसे आपका चेहरवो उच्चावच प्रदर्शन कर रहा है। कैसे? नाक क्या है? उठा हुआ है कि नहीं? तो ये पहाड़ हो गया। ये क्या हो गया? पहाड़। आंख धंसा हुआ है, ये घाटी हो गया। ये क्या हो गया? घाटी। समझे कि नहीं? ललाट, तो यहां से गया तो ऊपर उठ गया है लेकिन पसर गया है, घाटी उसी को ना बोलते हैं, पठार उसी को ना बोलते हैं। जैसे क्या है? पर्वत का मतलब क्या है? जो ऐसे रही पर्वत। पठार किसको बोलते हैं? जो आगे से जाकर के, जैसे एक मिनट, जो था ऊंचा लेकिन आगे जाकर के हो गया चौड़ा, तो ये हो गया पठार। और घाटी किसको कहते हैं? तो घाटी दो पर्वतों के बीच में जो नीचा ऐसे रहता है, जैसे पर्वत है और यहाँ पे ऐसे आ गया, फिर तो ये क्या हो गई? घाटी हो गया। और समतल मैदान तो हम लोग ऐसे जो खींच देते तो समतल मैदान हो गया। ललाट आपका क्या है? घाटी, अति है, पठार है। और ये क्या है? पर्वत है। ये क्या है? घाटी हो गया। और दोनों के बीच में एक धसल नहीं है, गलिया क्या हो गया? समतल मैदान हो गया। क्या हो गया? समतल। तो उच्चावच प्रदर्शन हो रहा है। तो अगर यही चीज धरती पर आपको दिखाई दे रहा है तो धरती तो उच्चावच प्रदर्शन करिए रहा है कि नहीं? चेहरवो आपका उच्चावच प्रदर्शन कर रहा है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को उच्चावच प्रदर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्चावच प्रदर्शन कहते हैं, प्रदर्शन कहते हैं। इसमें क्या चीज का उपयोग करना है? तो आपको उपयोग करना है संकेत का, चित्र नहीं बनाना है। ये तो हम इसे समझाने के लिए बता दिए, लेकिन आपको चित्र नहीं बनाना है, समझे कि नहीं? उच्चावच जो प्रदर्शन करना है उसकी विधि भी है। तो हाँ, ये पढ़ना है आपको, करीब करीब 7 विधि है, और यही 7 विधि को पढ़ लीजिएगा तो चैप्टर में समाप्त हो जाएगा, है ना। उच्चावच प्रदर्शन करने की कितनी विधि है? 7 विधि। तो जरा सा उसको पढ़ लिया जाए। तो देखिए ध्यान से, उच्चावच प्रदर्शन की विधि, उच्चावच प्रदर्शन की
विधि। उच्चावच प्रदर्शन की विधि। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है टेस्यूर विधि, है ना, क्या नाम है उसका, टेस्यूर विधि। और ये क्वेश्चन आता है आप लोगों को एग्जाम में, टेस्यूर विधि। टेस्यूर विधि बोले तो इस विधि का जन्मदाता कौन, जन्मदाता बोले तो आविष्कारक, इसको किसने बनाया, इसका किसने आविष्कार किया, तो ऑस्ट्रिया का, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया यूरोप में, है ना, ऑस्ट्रेलिया बोले तो एक अलग महाद्वीप है, और ऑस्ट्रिया यूरोप में पड़ता है, समझे कि नहीं। तो ऑस्ट्रिया का एक सैन्य अधिकारी था, ऑस्ट्रिया का क्या था, एक सैन्य अधिकारी जिसका नाम था लेहमान। क्या नाम था, लेहमान। उसी ने इस विधि का प्रयोग किया था। कैसे, देखिए, तो इसको लिखेंगे हेस्योर विधि, तो इसको क्या लिखेंगे, इस विधि का जन्मदाता है कि नहीं, इस विधि का जन्मदाता कौन है, इस विधि का जन्मदाता जो है इस विधि का जन्मदाता इस विधि का जन्मदाता, जन्मदाता को ही बोलते हैं आविष्कारक, जो आविष्कार किया इसका, आविष्कारक है कि नहीं, कौन, तो आविष्कारक कौन हो जाएगा, ऑस्ट्रिया का, ऑस्ट्रिया का, ऑस्ट्रिया का कौन, एक सैन्य अधिकारी, सेना में काम करने वाला एक सैन्य अधिकारी, उसका नाम क्या है, लेहमान। क्या नाम है, लेहमान, है ना, तो याद रखिएगा इसको, लेहमान है, इसी ने इसका प्रयोग किया था और इसका आविष्कार किया था। इस विधि में देख लीजिए, इस विधि में, समझे कि नहीं, आपको चित्र नहीं बनाना है, तीव्र ढाल के लिए उसने, तीव्र ढाल, तीव्र ढाल को जब शो करना है तो तीव्र ढाल कहां होगा, तो तीव्र ढाल जब भी होगा तो पर्वत से नीचे का होगा, तो पर्वत का चित्र नहीं बनाना है, संकेत का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, संकेत का। तो उसने कहा कि मोटी लाइन, मोटी लाइन और सटी सटी लाइन है, कैसा, सटी सटी लाइन, मोटी लाइन और सटी सटी लाइन, कैसा लाइन, मोटी लाइन और सटी लाइन, यह किसको प्रदर्शित करता है, तीव्र ढाल को। अगर कहीं भी इस तरह का निशानी है तो आप समझ जाइए कि यह तीव्र ढाल को बता रहा है, मतलब तेजी से ढाल कोई क्या कर रहा है, बता रहा है। समझ में आ रही है बात, यह तेजी से ढाल को बनाने के लिए, है ना, इसने ऐसे रेखाओं का प्रयोग किया, सटा दिया उन लोग रेखाओं को, क्या कर दिया, रेखाओं को सटा दिया, यानी कि रेखाएं अगर नजदीक हैं तो तीव्र ढाल, रेखाएं नजदीक है, नजदीक है तो आपको क्या समझ लेना है, तीव्र ढाल समझना है, तीव्र ढाल समझ लेना है। समझ में आ रही है बात। अब देख लीजिए, फिर इसने क्या कहा था, मंद ढाल के लिए, अगर ढाल कम है तो मंद ढाल कहना है, तो आपको यही रेखा को अलग अलग रखना है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये मंद ढाल है, कैसा ढाल है, ढाल है लेकिन उतना तेजी वाला ढाल नहीं है, यानी कि मंद ढाल, यानी कि दूर दूर रेखाएं क्या हो जाएंगे, रेखाएं दूर दूर है, दूर दूर है तो मंद ढाल, मंद ढाल। तो कहीं भी अगर इस तरह का फिगर बनाया हुआ है, ऐसे करके बनाया हुआ, देखे ध्यान से, है ना, ऐसे बनाया हुआ है, तो इसका मतलब क्या समझिएगा, ऊपर से नीचे तक, यहां तक तीव्र ढाल है, धीरे 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 ढाल यहां पे कम हुआ है, यहां पे और ढाल कम हो गया, पता चल रहा है ना। तो यहां पर क्या है भैया, तेज ढाल है, आप समझ लीजिए क्या है, यहां पे तेज ढाल, और यहां पर है मंद ढाल, और यहां पर क्या है, बहुत
मंद ढाल है, बहुत मंद ढाल है। ये आपको संकेत से समझना है। कैसे समझना है? संकेत से। अगर इस तरह का कहीं भी आप देख रहे हैं तो आपको यही समझ लेना है, यह जियोग्राफिकल भाषा है। किसने दिया था? तो यह दिया था टेस्योर ने। टेस्योर विधि इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्योर विधि। किसने दिया था? लेहमान ने। किसने दिया था? लेहमान ने। आया समझ में? किसने दिया था? लेहमान ने। कितने बच्चों को समझ में आ गया? तो एक मानचित्र का सीख गए, उच्चावच प्रदर्शन सीख गए, है कि नहीं? अब देख लेते हैं दूसरी विधि। क्या देख लेते हैं? दूसरी विधि। तो दूसरी विधि को कहते हैं पर्वतीय छायाकरण विधि। पर्वतीय छायाकरण विधि। तो दूसरी विधि है पर्वतीय, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर्वतीय छायाकरण विधि। लेकिन फिर भी पढ़ना है तो पढ़ा ही देते हैं। पर्वतीय छायाकरण विधि किसको कहेंगे? तो देखिए, पर्वतीय छायाकरण विधि का मतलब है प्रकाश आने की कल्पना किस दिशा से की जाती है उसको बताया जाता है कि नहीं? किसको? प्रकाश आने की कल्पना किस दिशा से है उसको बताया जाता है। यानी कि इसको लिखेंगे पर्वतीय छायाकरण विधि में, क्या लिखेंगे कि प्रकाश पर्वतीय, है ना? क्या बोलेंगे? पर्वतीय छायाकरण विधि में, पर्वतीय छायाकरण विधि में पर्वतीय छायाकरण विधि में प्रकाश आने की, प्रकाश आने की, है ना, प्रकाश आने की कल्पना की दिशा, है ना, कल्पना, है ना, प्रकाश आने की कल्पना किस दिशा, एक मिनट, प्रकाश आने की कल्पना किस दिशा से, है ना, किस दिशा से की जाती है, किस दिशा से की जाती है, इसी बात को देखा जाता है। समझ में आ रही है? तो अब होता क्या है, देखिए, जैसे ही पर्वत है तो प्रकाश कैसे आएगा? तो प्रकाश इस साइड से आएगा। किसे आएगा? इस साइड से आता है। इसे देखिए एक्चुअली, है ना। तो हम लोग बताएंगे, देखिएगा, इसमें प्रकाश जो है, जैसे मान के चलिए कि इस दिशा से आया, तो ये क्या है? उत्तर। ये क्या है? उत्तर। अरे भैया, इधर क्या पड़ जाएगा? उत्तर। ऊपर में क्या पड़ जाएगा? उत्तर। इसे देखिए, हम इसको नक्शा सही से ले लीजिए। ऊपर में क्या है? उत्तर। नीचे में क्या है? दक्षिण। इस साइड में क्या हो जाएगा? पूरब। इस साइड में क्या आ जाएगा? पश्चिम। तो अभी हमको यहाँ पर यहाँ है, यहाँ आ रहा है, कौन सी दिशा हो गई? उत्तर पश्चिम। क्या हो गया? उत्तर पश्चिम। अगर प्रकाश आ रहा है तो किस दिशा से आ रहा है? इधर से, उत्तर पश्चिम। इसको क्या बोलेंगे? उत्तर पश्चिम। तो अगर यहां से प्रकाश आ रहा है इस तरह से, ऐसे ऐसे करके प्रकाश आ रहा है, इस पर्वत पर जैसे पड़ रहा है, तो यह दिशा कौन सी दिशा हो जाएगी? उत्तर पश्चिम दिशा। उत्तर पश्चिम दिशा। तो इसका छाया किधर बनेगा? तो अपोजिट साइड में बनेगा। इधर बनेगा? इस साइड में बनेगा। तो इधर क्या हो जाएगा? छाया बनेगा। इधर क्या बनेगा? छाया। इधर जब किरण पड़ेगा तो छाया इधर ही ना बनेगा जी। किधर बनेगा? तीव्र ढाल की ओर। किधर बनेगा? तीव्र ढाल की ओर। तो छाया इसके जस्ट क्या बन जाएगा? अपोजिट। तो आपसे यह पूछा जाएगा कि पर्वतीय छायाकरण विधि में, पर्वतीय छायाकरण विधि में प्रकाश आने की कल्पना को पता लगाया जाता है कि किस दिशा में आया है कि नहीं? तो किस दिशा से आ रहा है? तो उत्तर पश्चिम दिशा से। किस दिशा से? उत्तर पश्चिम दिशा से। उत्तर पश्चिम दिशा से। और छाया कहां बन रहा है? तो छाया इसके विपरीत दिशा में बनता है। छाया इसके विपरीत दिशा में बनेगा। विपरीत दिशा में बनता है। विपरीत दिशा में बनता है। छाया कहां बनेगा? इसके विपरीत दिशा में बनेगा। यहां तक समझ में आ गया बात है? तो ये हो गया आपका पर्वतीय छायाकरण विधि। अब तीसरा विधि पढ़ लेंगे, तल बिंदु। क्या पढ़ लेंगे? तल बिंदु। अब हम लोग पढ़ लेंगे क्या चीज? तल बिंदु।
तल बिंदु। तल बिंदु क्या है? देखिए, ये मान लीजिए कि धरती है, अब यहां से शुरू हो गया समुद्र। समुद्र देख रहे हैं ना, इसी तरह से यहां समुद्रों में क्या भरा हुआ रहेगा? पानी। क्या भरा हुआ रहेगा? पानी। ये क्या है? पानी है। ये क्या हो गया? पानी है। ये लग रहा है कि सस्पेन है, देखिए अब कैसे बताए। मान लीजिए कि है तो समुद्र का, देखिए किसी भी ऊंचाई को मापते हैं तो समुद्र तल से ऊंचाई मापा हुआ रहता है। समुद्र तल का मतलब क्या हो गया? देखिए समुद्र तल जो होता है वो ये यहाँ पे हो गया, ये हो गया समुद्र तल। समझे कि नहीं? होता क्या है, समुद्र तल से क्या है मापते हैं, समुद्र तल जो होता है ना नीचे का, उस सब जगह समान होता है। क्या होता है? समान। समझे कि नहीं? तो समुद्र तल से ऊंचाई, तो तल चिन्ह में है ना, तल चिन्ह में हम लोग क्या करते हैं, तो तल चिन्ह में किसी का भी ऊंचाई समुद्र तल से मापा जाता है। समझे कि नहीं? तो तल चिन्ह में क्या लिखेंगे? इसको लिख देते हैं तल बिंदु, नहीं तल चिन्ह कर दीजिए। क्या कर दीजिए? तल चिन्ह कर दीजिए। तो तल चिन्ह में, तल चिन्ह में, समझे कि नहीं, तल चिन्ह में किसी का भी है ना, किसी का भी ऊंचाई किससे मानते हैं? तो ऊंचाई मानते हैं हम लोग समुद्र तल से। किसे मानते हैं? समुद्र तल से। समुद्र तल से मापा जाता है। समुद्र तल से मापा जाता है। तल चिन्ह में किसी का भी ऊंचाई किससे नापा जाता है? समुद्र तल से मापा जाता है। जैसे देखिएगा, कोई स्टेशन पर जाइएगा तो स्टेशन पर आप देखिएगा कि ऐसे बोर्ड लगल रहेगा, ऐसे बोर्ड लगा हुआ रहेगा, स्टेशन का नाम लिखा हुआ रहेगा। समझे कि नहीं? और नीचे लिखा हुआ रहेगा 600 BM। समझे कि नहीं? इस पर स्टेशन का नाम लिखा हुआ रहेगा और ध्यान से देखिएगा तो नीचे लिखा हुआ रहेगा 600 BM। यानी कहने का मतलब है कि जो स्टेशन है समुद्र तल से कितना ऊंचा है? 600 मीटर ऊंचा, 600 BM ऊंचा है। कितना ऊंचा है? 600 BM ऊंचा है। कहीं पर भी आप आकर देखिएगा, कोई जगह पर आप देखिएगा रोड उड पर ऐसे एक ठो बना हुआ रहता है रोडवा के किनारे, जिस पर लिखा हुआ रहेगा जगहिया के नाम, है ना, जगह के नाम लिखा रहेगा। और नीचे देखिएगा तो लिख दिएगा 500 मीटर। क्या लिखा हुआ रहेगा? 500 मीटर। यानी कि इसका मतलब क्या है? समुद्र तल से जगहिया पर कितना दूर है नीचे में लिखा रहेगा। इधर तो 17 किलोमीटर 18 किलोमीटर लिखा हुआ रहेगा और नीचे लिखा रहेगा ऐसे करके। तो यानी कि यह समुद्र तल से 500 मीटर ऊंचा है। अगर समझ में? यानी कि सही माप कहां से ली जाती है? समुद्र के नीचे से। समुद्र का तल सब जगह का एक होता है। होता क्या है? देखिए, जैसे यहां एक पानी वाला जगह है, यहां पानी वाला जगह है, यहां पानी वाला जगह है। अब यहां से पानी को खोल दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? खोल दीजिएगा यहां से। इसमें अगर पानी आ जाएगा तो तब तक भरते रहेगा जब तक कि तीनों का तल आपका बराबर न हो जाए। समझे कि नहीं? जब पानी भर जाएगा तो तीनों का तल क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इसीलिए ऊंचाई हम लोग कहां से लेते हैं? समुद्र तल से। समुद्र तल से ऊंचाई नापने के बाद वह गलत ऊंचाई नहीं होता है। समझ में आ गया बात? तो इसी को क्या कहते हैं? तल चिन्ह। क्या कहते हैं? तल चिन्ह। अब देख लेते हैं चौथा। चौथा क्या पढ़ लेते हैं? स्थानिक ऊंचाई। क्या पढ़ लेते हैं? स्थानिक ऊंचाई। अब देख लीजिए स्थानिक ऊंचाई। स्थानिक ऊंचाई को अंग्रेजी में बोलते हैं स्पोर्ट हाइट। क्या बोलते हैं? स्पोर्ट हाइट। न कहते हैं कि एकदम स्पोर्टवे पर, स्पोर्ट हाइट, है ना, एकदम एक्सीडेंट करके मर गया, एकदम स्पोर्टवे पर मर गया, मैंने जहां पर था वही जे मैंने स्थान पर, है ना, स्थानिक उसको बोलेंगे। तो देखिए, जिसको तल बिंदु की सहायता से, तल बिंदु की सहायता से, तल बिंदु नहीं, तल बिंदु कहा जाता है, तल चिन्ह, जिसको तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान को मापा जाता है
तो उसको हम लोग कहते हैं स्थानिक ऊंचाई। किसकी सहायता से? तल चिन्ह की सहायता से, है ना, तल चिन्ह की सहायता से तल चिन्ह की सहायता से है ना, किसी स्थान को मापी गई ऊंचाई को, किसी स्थान के मापी गई ऊंचाई को, मापी गई ऊंचाई को हम लोग क्या कहते हैं? स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। ध्यान से समझिएगा इसको, स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। जैसे देखिए, कोई मकान बनाए आप, कोई बिल्डिंग बना लिए, देख लीजिए ध्यान से, मान के चलिए कि आप बिल्डिंग बना लिए, 1 तला 2 तला 3 तला 4 तला बना लिए, बना लिए। इसको पहले नापिए समुद्र से, इस समुद्र से नापिएगा तो उसको बोलेंगे तल चिन्ह। इस बिल्डिंगवा को अगर हम समुद्र तल से नाप लिए, है कि नहीं, अब अगर हमको नजर आ गया कि 100 मीटर है, कितना मीटर है? 100 मीटर, तो ये तो आप नापे थे किससे? तल चिन्ह से। एक बगल में एक और बिल्डिंग बन गया, ये 2 फ्लोर और बढ़ा दिया इससे, समझे? तो ये मकान तो ऑलरेडी नापा हुआ है, कहां से? समुद्र तल से, तो इसको नाप को क्या कहेंगे? तल चिन्ह कहेंगे। लेकिन ये कहा कि जब ये नापले है समुद्र तल से, तो हम अहिजे से नाप लेते हैं कितना ऊंचा है, तो भैया 20 मीटर ऊंचा है, तो इसका कितना हाइट हो जाएगा? 120 मीटर। तो क्या इस बिल्डिंग की माप जो है समुद्र तल से हुआ कि तल चिन्ह की सहायता से हुआ? तल चिन्ह की सहायता से ऑलरेडी मापा गया था। इसको मापा नहीं गया है समुद्र तल से, इसको नापा गया है कि जो पहले से तल चिन्ह से नापा गया बिल्डिंग है उससे ऊपर नापा गया है, तो इसीलिए इसको तो आप समुद्र तल से नहीं नापे हैं, इसको तो मैंने बगल वाला बिल्डिंग से नापे हैं, और बगल वाला बिल्डिंग नापा हुआ था तल चिन्ह से, तो उसी की सहायता से इसको नापेंगे, तो इसको कह देंगे स्थानिक ऊंचाई। इसको क्या कह देंगे? स्थानिक ऊंचाई। तो 120 मीटर एसएच लिखा जाएगा बगल में। तो एसएच का मतलब हो गया कि यह स्पॉट हाइट है, यह समुद्र तल से नापा हुआ नहीं है, कोई समुद्र से तल से बगल में बिल्डिंग नापा हुआ था, उसी से हम नाप लिए हैं, ऊपर में है, तो उसको लिख रहे हैं एसएच। क्या लिख रहे हैं उसको? एसएच। अब अगर समुद्र तल से नापा हुआ रहेगा तो इसको लिखा जाएगा बीएम। क्या लिखा जाएगा? बीएम। आ गया समझ में? क्लियर हो गए? तो ये आप लोगों को ध्यान में रखिएगा, समझे कि नहीं? ये आपको ध्यान में रखना है बढ़िया से। अब देख लीजिए आगे, अब पढ़ लेते हैं अस्तर रंजन विधि। अब क्या पढ़ लेते हैं? अस्तर रंजन विधि, 5वां। अस्तर रंजन विधि। अस्तर रंजन विधि किसको कहेंगे? इस चीज को ध्यान से समझिएगा, है कि नहीं? खूब बढ़िया से अस्तर रंजन विधि को समझ लीजिएगा। रंग के आधार पर आधारित होता है। यह किसके आधार पर? रंग के आधार पर। रंग के आधार पर आधारित होता है, आधार पर आधारित होता है ये वाला। यानी कि आपको रंग से बता देना है कि यह जो रंग है तो ये किस चीज को दर्शाएगा। जैसे आपको अगर पर्वत को या पठार को, तो चित्र बनाइएगा, चित्र का तो प्रयोग इसमें होता ही नहीं है कि नहीं? संकेत का प्रयोग होता है। संकेत में आपको कैसे हम रेखा से या रंग भी डाल सकते हैं। तो अगर आपको पर्वत या पठार को दिखाना है, तो पर्वत या पठार को दिखाना होगा तो आप जो है भूरा रंग का इस्तेमाल कीजिएगा। किस कलर का इस्तेमाल कीजिएगा? भूरा कलर का इस्तेमाल कीजिएगा। किस कलर का? भूरा कलर का। भूरा रंग हम बगल में उसी से लिख देते हैं, भूरा रंग से। किस रंग से? चलिए नहीं रहा है, इस पर उगे नहीं रहा है, तो इसको आप लोग बोलिए क्या कलर से? भूरा रंग, है ना? करीब करीब
बादामी टाइप का, बदमवा देखे, बदमवा है ना, बादामी रंग जिसको कहते हैं। कौन रंग? बादामी रंग। अरे पहाड़वा कैसा नजर आता है जी? भूरा टाइप के नजर आता है ना, अब बादाम टाइप के नजर आता है, तो इसको कहेंगे भूरा रंग या बादामी रंग से। तो अगर आपको कहीं पर भूरा रंग है तो आप उसको समझ लीजिएगा कि पर्वत को बता रहा है ना। किसको बता रहा है? पर्वत को बता रहा है। क्लियर हो गया? वो किसको बता रहा है? पर्वत को बता रहा है। अगर मैदान है, अगर मैदान की चर्चा कर रहे हैं तो मैदान को दिखाइए हरा रंग से। किस कलर से? हरा रंग से। मैदान को कैसे दिखाइएगा? हरा कलर से। मैदान को कैसे दिखाइएगा? हरा कलर से। समझ में आई बात? तो हरा कलर का मतलब क्या हो गया? मैदान। हरा कलर का मतलब क्या हो गया? मैदान। अब तीसरा चीज देखिए, पानी। पानी अगर कहीं है तो पानी को किस कलर से दिखाइएगा? तो ब्लू कलर से। पानी को कैसे? ब्लू कलर से। इस हिसाब से ब्लू कलर से, ब्लू रंग से। यानी कि अगर ब्लू कहीं है तो वह पानी को, है कि नहीं? अगर कहीं बादामी या भूरा कलर है तो उसको आप लोग क्या कहिएगा? पर्वत। और हरा रंग है तो मैदान। हरा रंग है तो मैदान। और देख लीजिए ध्यान से, अगर बर्फ को दिखाना है तो बर्फ को सफेद रंग से। किस कलर से? सफेद कलर अगर कहीं डालल है तो आपको क्या समझना है? बर्फ का उस चिन्हानी है। क्या चीज का चिन्हानी है? बर्फ का। समझे कि नहीं? अगर कहीं मरुस्थल को दिखाना है तो बालू वाला कलर, बालू का कलर लगभग कैसा होता है? पीला रंग के। कैसा होता है? पीला, है कि नहीं? या पीला कलर इस टाइप से, है कि नहीं? तो पीला रंग से कैसे दिखाइएगा? पीला रंग से। क्लियर हो गया? मरुस्थल को कैसे दिखाइएगा? पीला कलर से। क्लियर हो गया ना? तो ये आपको ये रंग बताता है कि क्या है। तो आपसे पूछेंगे कि उच्चावच जो प्रदर्शन होता है उसमें पीला रंग किस चीज को दर्शाता है? तो मरुस्थल को, उजला रंग बर्फ को, ब्लू रंग पानी को। देखिएगा 71% पानी है और सबका कलर कैसा लगेगा? ब्लू। इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। समझिएगा ध्यान से। कोई आपसे पूछेगा तो बताना पड़ेगा पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? नीला ग्रह क्यों कहते हैं? तो याद रखिएगा। अच्छा, इस पूरा सृष्टि में जो है ब्रह्मांड पर, मैंने पृथ्वी धरातल पर कितना % पानी है? 71% पानी है। और पानी का कलर कैसा है? ब्लू। पानी का कलर कैसा है? ब्लू। तो चार, और ये टापू की नजर आता है। 29% में पृथ्वी है जो टापू की तरह नजर आता है। तो अंतरिक्ष से जब देखिएगा तो आपको कैसा नजर आएगा? सब ब्लू की संख्या ज्यादा नजर आएगा। तो इसीलिए इसको कहते हैं नीला ग्रह। क्या कहते हैं? नीला ग्रह। समझ में आ गई बात? भूरा रंग किसको प्रदर्शित करता है? पर्वत को। बोलिए नहीं रहा, भूरा रंग किसको प्रदर्शित कर रहा है? पर्वत को प्रदर्शित कर रहा है। समझे कि नहीं? इसके बाद बताइए, मैदान हरा रंग, हरा रंग से मैदान। समझ में आ गया? समतल मैदान, है कि नहीं? वो उसको प्रदर्शित कर रहा है। तो यहां तक पढ़ लिए। अब देख लीजिएगा छठा। छठा समझिए, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। त्रिकोणीय स्टेशन। क्या है? त्रिकोणीय स्टेशन किसे कहेंगे? है ना, त्रिकोणीय स्टेशन। जैसे देखिए, मान के चलिए कि यहां पर 3 स्टेशन लेते हैं। एक यहां पर है जो समुद्र तल से 500 मीटर है, एक यहां पर है जो 300 मीटर है, और एक यहां पर है जो 250 मीटर है। आज तीनों को मिला दीजिए तो त्रिकोण नहीं बना दिया? तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या चीज? त्रिकोणीय स्टेशन। हो गया ये छठा।
इसी को क्या बोलते हैं? त्रिकोणीय स्टेशन बोलेंगे। क्लियर हो गया? अब देख लेते हैं सातवां। अब क्या देख लेते हैं? सातवां। सातवां को बोलेंगे समोच्च रेखा। क्या बोलेंगे? समोच्च रेखा। क्या बोलेंगे इसको? समोच्च रेखा। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कंटूर्स। क्या बोलते हैं? कंटूर्स। है कि नहीं? तो अब देखिए ये किसको क्या बोलेंगे? एक समान ऊंचाई को मिलाने वाली रेखा। एक समान ऊंचाई को मिलाने वाली रेखा को समोच्च रेखा कहेंगे। एक समान ऊंचाई को, एक समान ऊंचाई को, एक समान ऊंचाई को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा एक समान ऊंचाई का है तो उसको जो रेखा से हम लोग मिलाएंगे, तो मिलाने वाली रेखा को ही हम लोग क्या कहते हैं? मिलाने वाली रेखा को ही हम लोग क्या कहते हैं? समोच्च रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? समोच्च रेखा। है कि नहीं? कौन सी रेखा कहते हैं? समोच्च रेखा कहते हैं। समोच्च रेखा कहते हैं। आ गया समझ में? जैसे देखिए, और ये जो रेखा होगी यह सतत और लगातार, सतत माने लगातार होता है। यह सतत, सतत बोले तो लगातार, सतत बोले तो लगातार होता है, लगातार होता है। समझ में आ गई बात? जैसे देख लीजिए 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर, तेरे बात मान ले चल, 400 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, देख रहे हैं ना? या यहाँ 300 मीटर, 200 मीटर, 100 मीटर, है ना? या मान के चलिए कि लिख दिया 150 मीटर, है कि नहीं? 150 मीटर, 100 मीटर, है कि नहीं? 300 मीटर, या जो लिखना है से लिखे ना, 250 मीटर। अब यहां ध्यान समझिए, इस तरह से दिया हुआ ढेर सारा। तो सेम ऊंचाई का देखिए 100 मीटर, 100 मीटर, 100 मीटर, 100 मीटर है। तो इसको एक रेखा से मिलाइए। एक मिनट, इसको एक रेखा से मिलाइए। तो यहां मिला दिए, यहां मिला दिए, फिर यहां मिला दिए, तो एक रेखा से मिला दिए इसको। इसी को बोलेंगे समोच्च रेखा। क्या बोलेंगे इसको? समोच्च रेखा। जैसे मान के चले कि 200 है, यहाँ भी 200 है, और कहाँ है? यहाँ भी 200 है, और कहीं है? नहीं है। तो इसको यहाँ से यहाँ मिला दिए, तो इस रेखा को कौन सी रेखा बोलेंगे? समोच्च रेखा बोलेंगे। समझ में आ रही है बात? अब देखिए यहाँ पे 300 है, यहाँ भी 300 है, यहाँ भी 300 है, यहाँ भी 300 है कि नहीं है? तो इस रेखा को हम तो दूसरा समझ आता है। जैसे देखिए, इसको यहाँ से मिला दीजिए, फिर इसको यहाँ से मिला दीजिए, फिर इसको यहाँ से मिला दीजिए, ये रेखा कौन सी रेखा हो जाएगी? समोच्च रेखा हो जाएगी। समझ में आ गई बात? तो इसको क्या बोलेंगे? समोच्च रेखा। समझे कि नहीं? यानी कि सबसे सरल और सबसे सटीक अगर उच्चावच प्रदर्शन करना है तो इस 7 विधि हम बताए हैं, इसमें सबसे आसान विधि आपको यही रहेगा, समोच्च विधि, समोच्च रेखा विधि। कौन विधि? समोच्च रेखा विधि। तो हम इस बात को लिख भी दे रहे हैं, है ना? क्या लिख दे रहे हैं सो समझिए। सबसे सरल सबसे सरल एवं सबसे सटीक, सबसे सरल एवं सबसे सटीक उच्चावच प्रदर्शन, उच्चावच प्रदर्शन करने का विधि। कौन विधि साथों में लगा? समोच्च रेखा विधि, है ना? कौन रेखा विधि? समोच्च रेखा विधि है।
तो आपसे भी क्वेश्चन अगर आएगा तो लिख दीजिएगा कि सातों में मैंने समोच्च अति लिखेंगे आप लोग क्या चीज लिखेंगे, तो उच्चावच प्रदर्शन करने के लिए सबसे सटीक और सबसे आसान विधि का नाम बताइए। तो आप लिख दीजिएगा समोच्च रेखा विधि। चैप्टर आपका हो गया समाप्त। समझे नहीं? आपका चैप्टर क्या हो गया? समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखिए इसके बाद जो है ना आपदा है पढ़ने के लिए, और उसके बाद पढ़ना है आपदा प्रबंधन। 2 चैप्टर और रह गया है। अगर ये दोनों चैप्टर पढ़ा दिए तो पूरा का पूरा ज्योग्राफी 10 क्लास का क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। अब मात्र कितना चैप्टर बचा हुआ है? 2 चैप्टर। चलिए बहुत धन्यवाद।